पहचान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको एक खुला मंच प्रदान करते हैं जिसके माध्यम से आप अपनी जो समस्याएं हैं, जो आप के सवाल हैं, वो आप साझा कर सकते हैं एक फ़ोन कॉल के माध्यम से या फिर अपने मैसेज के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से। बता दें, हमारे इस कार्यक्रम में हम शामिल करते हैं नए नए कृषि जगत से जुड़े हुए विषय और उन विषयों से संबंधित जो जानकारियां हैं आप तक पहुंचाई जाती हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में किन विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं, आइए सबसे पहले आपको इसी से रूबरू करवाते हैं। आज के कार्यक्रम के विषय रहने वाले हैं पशुपालन में भारत सरकार की योजनाएं और मछली पालन। ये दोनों ही विषय बहुत ही खास हैं जिनके संदर्भ में आज के पूरे कार्यक्रम में चर्चा होने वाली है। आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाए जाने वाले हैं। तो अगर आपके पास कोई सवाल है, बिल्कुल तैयार हो जाइए। आप अपने फोन से हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर क्या है? 1800-113060 और 1800-113061 हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है जिस पर आप अगले 1 घंटे के दौरान कॉल करके अपने सवाल हमसे साझा कर सकते हैं। जवाब आप तक पहुंचाए जाएंगे। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि और भी कई माध्यम हैं जिसके जरिए अपने सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर है 8800520717। आप व्हाट्सएप अगर इस्तेमाल करते हैं तो इसके जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचाए जा सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं। hellokisan2015@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। अब हमने तीनों माध्यम आपको बता दिए हैं जिसके जरिए अपने सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आप जल्दी से शुरू हो जाइए। विषय आपको पता है, आपके सवाल जैसे ही हम तक पहुंचेंगे उनके जवाब आप तक पहुंचाए जाएंगे और आपके जवाब पहुंचाने के लिए आप तक हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ भी उपस्थित हैं। आइए परिचय करवा दें। स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर चंद्रा भद्रा हमारे उपस्थित हैं। ये सहायक आयुक्त हैं डेयरी पशुपालन मत्स्य पालन मंत्रालय भारत सरकार में। डॉक्टर चंद्रा, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू मैम। और साथ ही हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं डॉक्टर नीतीश कुमार चंदन। ये वैज्ञानिक हैं केंद्रीय मीठा जल जीव पालन संस्थान भुवनेश्वर ओडिशा में। डॉक्टर नीतीश, आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। धन्यवाद। तो किसान भाइयों बहनों, चर्चा होगी आज भारत सरकार की योजनाओं के बारे में जो पशुपालन के क्षेत्र में विकास के लिए चलाई जा रही हैं, साथ ही साथ मछली पालन के बारे में किस तरह से उभरता हुआ व्यवसाय बनकर सामने आ रहा है ये। और अगर आपके पास कोई भी सवाल है, बस अपना फोन उठाकर आप हमने जो सवाल है वो हम तक पहुंचाइए। आपके सवाल का इंतजार करते हुए हम अपनी चर्चा की शाम पर शुरुआत कर लेते हैं और डॉक्टर चंद्रा का मैं सबसे पहले रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर चंद्रा, जब हम बात करते हैं भारत सरकार की योजनाओं के बारे में तो ये अनेकों हैं, तो ऐसे में ये जो योजनाएं हैं पशुपालन के क्षेत्र में विकास लाने में कितनी कारगर साबित हो रही हैं? मैं ये बताना चाहूँगी कि जो योजनाएं भारत सरकार की तरफ से शुरू की गई हैं वो काफ़ी लाभकारी सिद्ध हो रही हैं हमारे किसानों के लिए। जैसा कि आपको विदित होगा कि हमारे देश में 10 करोड़ किसान सीधे तौर पर पशुपालन से जुड़े हुए हैं, जो कि अपनी आय और आजीविका का साधन भी उनका इन्हीं से ही मिल रहा है। और साथ ही इनकी मेहनत की वजह से हमारे दूध की भी उत्पादकता प्रोडक्शन में भी इस साल बहुत बढ़ोतरी हुई है। 2013-14 में जो कि 146 मिलियन टन जो दूध था, मेट्रिक मिलियन टन दूध था, वो बढ़ के आज 21-22 में 2022 मिलियन टन तक पहुंच चुका है। मेट्रिक मिलियन टन जी। बिल्कुल। और यहाँ पर हम बेहतरी होते हुए ही देख रहे हैं। जैसे अगर हम दुधारू पशुओं का पालन करते हैं, इसके लिए भी कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं और असर हम देख रहे हैं। विश्व में प्रथम स्थान पर दुग्ध उत्पादन में हमारा देश बना हुआ है और लगातार आंकड़े बढ़ते हुए ही नजर आ रहे हैं। केवल हम दुधारू पशुओं की ही क्यों बात करें, अन्य जो पशुपालन से लोग जुड़े हुए हैं वो भी इस क्षेत्र में सफलताएं हासिल कर रहे हैं। कौन कौन सी योजनाएं हैं, हर एक के बारे में विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले दिखा देते हैं आपको हमारी ये विशेष रिपोर्ट।
पशुपालन खेती किसानी का एक अहम हिस्सा है और पशुधन क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का एक महत्वपूर्ण उप क्षेत्र है। बता दें कि 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार देश में लगभग 303.76 मिलियन गोवंश यानी मवेशी, भैंस, मिथुन और याक, 74.26 मिलियन भेड़ और 148.88 मिलियन बकरियां हैं। गांव में लगभग हर घर में पशुपालन किया जाता है। पशुपालन से होने वाली आमदनी किसानों की आय का एक अच्छा खासा हिस्सा होती है। पशुपालन की इसी अहमियत को देखते हुए किसानों पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार समय समय पर योजनाएं लाती रहती है। पशुपालन से जुड़ी योजनाओं से डेयरी उद्योग को तो गति मिल ही रही है, पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में काम करने वाले किसानों को स्वरोजगार भी मिल रहा है। अगर राष्ट्रीय गोकुल मिशन की बात करें तो इस योजना की शुरुआत सरकार ने 2014 में की थी। इस योजना को 2400 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय के साथ 2021 से 2026 तक अम्ब्रेला योजना विकास कार्यक्रमों के तहत जारी रखा गया है। इस योजना के परिणाम स्वरूप उत्पादकता में वृद्धि होगी और कार्यक्रम का फायदा डेयरी में लगे 80 मिलियन किसानों, विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों को होगा। इस मिशन के तहत सरकार देशी नस्ल के दुधारू पशुओं को बढ़ावा देकर दूध के उत्पाद को बढ़ाना चाहती है। इस योजना का मकसद दुधारू पशुओं की स्वदेशी नस्लों का विकास और संरक्षण करना है। इसके अलावा सरकार ने राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम भी शुरू किया। इस योजना का मकसद सभी मवेशियों ब्रुसेलोसिस से बचाव के लिए उन्हें FMD का टीका देना है। तो देखिए, अभी आपने एक विशेष रिपोर्ट जिसमें योजनाओं के संदर्भ में जानकारी हासिल की है। विस्तार से हम और भी जानेंगे इनके बारे में, लेकिन यहाँ पर पहले मैं डॉक्टर नीतीश का रुख करना चाहूँगी। मछली पालन के बारे में कुछ जानकारियाँ अर्जित कर लेते हैं। डॉक्टर नीतीश, अगर हम मछली पालन की बात करते हैं तो हमारे देश में काफ़ी अच्छे स्तर पर अब इसे अपनाया जा रहा है। कितना मुनाफे का सौदा साबित हो सकता है अगर इसकी बारीकियों को समझ लें हमारे युवा या फिर मछली पालक? जैसा कि आप मछली पालन एक हमारा सबसे एग्रीकल्चर में आप देखिएगा तो मछली पालन जो हमारा मुर्गी पालन के बाद सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाला व्यवसाय होता है ये हमारा। तो इसमें आप अगर अच्छे से अगर वैज्ञानिक पद्धति को अपनाते हुए अगर इसको करते हैं तो आप इसमें आप अच्छे आप उसमें मुनाफा कमा सकते हैं। और पर हेक्टेयर फॉर एग्जांपल आप अलग अलग इसके लिए अलग अलग इसमें विभिन्न तरह के स्पीशीज हैं जिसमें उन्नत वैरायटी के हमारे प्रजाति की मछलियां हैं जिसका और अलग अलग मछलियां हैं जिसका हम लोग कल्चर करके अच्छे मुनाफा कमा सकते हैं। जनरली अभी इसलिए नॉर्मल जो खेती होती है उसके रिस्पेक्ट में इसमें 3 से 4 गुना ज्यादा आप मुनाफा कमा सकते हैं यहाँ पे आप मछली पालन करके। बिल्कुल, अपने मुनाफे को कई गुना तक बढ़ाया जा सकता है अगर हम मछली पालन सही तरीके से सावधानियां बरतते हुए करते हैं। और इसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम पहले प्रशिक्षण ज़रूर ले लें। कैसे प्रशिक्षण लिया जा सकता है और कहां से लिया जा सकता है, इसके बारे में जानेंगे हमारे विशेषज्ञ से, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आपको हमारी एक और विशेष रिपोर्ट। मछली पालन क्षेत्र भारत में तेजी से विकसित हुआ क्षेत्र है। मछली पालन क्षेत्र को आय और रोजगार उत्पन्न करने वाले एक शक्तिशाली क्षेत्र के रूप में मान्यता मिली हुई है। ये व्यवसाय कई सहायक उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करता है। साथ ही ये देश की आर्थिक रूप से पिछड़ी आबादी के एक बड़े वर्ग के लिए आजीविका का साधन भी है। मछली पालन के लिए कुछ जरूरी बातों का पता होना चाहिए। अगस्त और सितंबर का महीना मछली पालन के लिए सबसे अनुकूल समय माना जाता है। अच्छी गुणवत्ता के बीजों का उपयोग करके किसान मछली पालन की तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले तालाब को पूरी तरह से साफ करके तैयार करें और इसके बाद मछली पालन के लिए अच्छी गुणवत्ता के बीज इस्तेमाल करें। अगर किसान बाहर से बीज खरीद रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि तालाब में कम से कम 1 फिंगर लिंज साइज का ही बीज डालें। मछली पालन के लिए रोहू, सिल्वर और ग्रास, भाकुर आदि मछलियों का पालन किया जा सकता है। तालाब में मछली बीज डालने के 25 दिन बाद फसल तैयार हो जाती है। तालाब में पूरे वर्ष कम से कम 1.5 मीटर पानी का स्तर बनाकर रखें। बारिश के मौसम में तालाब पर बाढ़ का प्रभाव न पड़े, इसका ध्यान रखें।
तालाब में पानी का रंग गहरा हरा होने पर रासायनिक खाद का उपयोग बंद कर दें। पानी का रंग गहरा भूरा और गंदला होने पर गोबर की खाद का उपयोग बंद कर दें। जैसे तालाब के पानी का रंग सामान्य हो जाए तो उर्वरकों का उपयोग फिर से शुरू कर सकते हैं। पहली बरसात में तालाब में पानी आने पर कभी कभी मछलियां तालाब की तली में सड़ती गलती खाद और वनस्पतियों के कारण ऑक्सीजन के अभाव में ऊपर आकर परेशान सी टहलने लगती हैं और व्यवस्था न होने पर मर भी जाती हैं। ऐसे में बुझे हुए चूने का छिड़काव करें। तो देखिए, अभी आपने एक विशेष रिपोर्ट और मछली पालन के संदर्भ में विस्तार से जानकारी हासिल की है। इसके साथ आइए बढ़ते हैं आगे और सवालों का जो सिलसिला है हम तक पहुंचने की उसकी शुरुआत हो चुकी है और व्हाट्सएप के माध्यम से सवाल हमारे पास आ गए हैं। जैसे अंकुर सहाय जी ने भेजा है आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से एक सवाल, और डॉक्टर चंद्रा ये आपके लिए है और इन्होंने लिखा है कि पशुपालन योजना का लाभ अगर गाँव का किसान लेना चाहे तो उसके लिए क्या गाइडलाइन होनी चाहिए या किस तरह की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए? अगर मैं इसके लिए बताना चाहूँगी, अगर कोई किसान अपना कोई उद्यम के लिए अगर इसका बेनिफिट लेना चाहता है तो उसके लिए हमारी योजनाओं के अंतर्गत सबसे पहले राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत नस्ल गुणन फार्म इस्टेब्लिश करने के लिए हमारे यहाँ से सब्सिडी स्कीम्स लागू की गई हैं। उसमें आप 200 गायों या भैंसों की क्षमता वाले पशु गाय या भैंस क्षमता रखने के लिए आपको 2 करोड़ रुपए की कैपिटल सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है। और बाकी का लोन जो कि 2 करोड़ का और है जो कि किसान को खुद उसके लिए उसका अरेंजमेंट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको आवेदन करना पड़ेगा। तो कहाँ संपर्क कर सकते हैं? कहाँ संपर्क कर सकते हैं? इसके लिए हमारी एक साइट है, पोर्टल है eoi.nddb.coop, जिसमें कि आप अपने आवेदन को भर सकते हैं। इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके पास होने चाहिए, जैसे कि आपके लैंड डॉक्यूमेंट्स, आपके भूमि से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, उनके डायमेंशंस, उनके पिक्चर्स, KYC से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, और आपकी ट्रेनिंग अगर आप गाय भैंसों के लिए गुणन फार्म खोलना चाहते हैं तो आपने इससे पहले कोई ट्रेनिंग ली है कि नहीं, उसका एक सर्टिफिकेट चाहिए, आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स चाहिए, साथ ही आपके पैन कार्ड्स, आधार कार्ड्स और आपके बैंक डिटेल्स जिसमें कि आप लोन लेना चाहते हैं वो कागजात आपके पास होने चाहिए और आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके एप्लीकेशन को जांचा जाएगा हमारी एजेंसी द्वारा, और आपके अगर आप इसको पूर्ण करते हैं सारी उनको इसमें जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अगर आप पूर्ण करते हैं तो आपके लोन को सैंक्शन किया जाएगा। बिल्कुल। तो और साथ ही और भी स्कीम्स हैं जी, जैसे NLM के अंतर्गत, नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन के अंतर्गत आप उद्यमिता विकास के लिए आप बकरी पालन के लिए आप लोन ले सकते हैं, मुर्गी पालन के लिए लोन ले सकते हैं, साथ ही सुअर पालन के लिए भी लोन ले सकते हैं, और फॉडर एंड फीड चारा उत्पादन के लिए भी आपके लिए सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है, ध्यान रखा गया है, सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। बस आपको आवेदन यहाँ पर करना होगा और उसके लिए क्या कागजात चाहिए और कहाँ संपर्क करना है हमारी विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। बढ़ते हैं आगे। आज के कार्यक्रम के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, शांति कुमार जी राजस्थान चूरू से। उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। बकरी पालन करना चाहता हूँ सर, कौन सी बकरी सही है, नस्ल बढ़िया होती है? जी, बकरी पालन आप करना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि कौन सी नस्ल बढ़िया रहती है। देखिए, आज हम योजनाओं के बारे में विस्तार से यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं और बकरी पालन अगर आप करना चाहते हैं तो आप नज़दीकी जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ का रुख कर सकते हैं। वैसे तो बकरी पालन अगर करना चाहें तो जमुनापारी है, बहुत बर्बरी है, इनका आप चयन कर सकते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पर डॉक्टर चंद्रा? हाँ, मतलब जैसा कि आपने बताया KVK पे उपलब्ध हैं हमारे CIRG एक हमारा इंस्टीट्यूट है मथुरा में, वहाँ पे भी आप अच्छी नस्ल की बकरियाँ वहाँ से पा सकते हैं। साथ ही ऑर्गेनाइजेशंस और भी मतलब गाइडलाइंस जो कि अवेलेबल हैं हमारी इस वेबसाइट पे, उसमें आपके कहाँ से बकरियाँ ले सकते हैं नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन स्कीम के अंतर्गत, उसमें आपको सारी इंस्टीट्यूट्स के बारे में लिखा गया है कि आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं अच्छी नस्ल की बकरियाँ।
जमुनापारी, बर्बरी आदि। बिल्कुल, तो ये तो अच्छी बकरियां हैं जिनका आप चयन कर सकते हैं। कहाँ से ले सकते हैं इसके बारे में भी आपको जानकारी यहाँ पर मिल सकती है। NLM योजना की हम बात कर रहे हैं डॉक्टर चंद्रा, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। मैं ये बताना चाहूँगी NLM योजना के अंतर्गत ज़्यादातर हमने इसमें यही फोकस रखा है कि उद्यमिता को कैसे विकास किया जाए। इसके अंतर्गत हम छोटे पशु यानी कि भेड़, बकरी, मुर्गी और सूअर, इनके थ्रू हम उद्यमिता को कैसे विकास कर सकते हैं, साथ ही किसान की आय को कैसे बढ़ावा मिल सकता है। मुर्गी पालन के क्षेत्र में आपको बता दूं, जैसे कि आपको इसमें कैपिटल सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है 25 लाख तक का, जिसमें कि आप 1000 नर 1000 मुर्गियां का यूनिट का मुर्गी पालन के लिए लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे उसके लिए है जैसे कि भेड़ एवं बकरी के लिए आपका प्रावधान रखा गया है 50 लाख तक का, और 50% की कैपिटल सब्सिडी इसमें है। और इसमें आप 500 नर और 25 मादा से लेके मैक्सिमम और मिनिमम है 100 मादा और 10 नर तक के यूनिट के लिए आपको लोन का प्रावधान दिया गया है। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन जो है ये उद्यमिता विकास के लिए शुरू किया गया है मिशन, और अगर आप बकरी पालन करना चाहें या फिर अन्य कोई पशुपालन ही करना चाहें तो इसमें आपको आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जाती है और आप इससे जुड़ करके इसका सीधा लाभ ले सकते हैं। देखिए, ऐसी ही अहम जानकारियां लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आगे भी सिलसिले को जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर BGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो, आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं पशुपालन में भारत सरकार की योजनाओं के बारे में और मछली पालन के बारे में। कोई सवाल है आपके पास तो जल्दी से अपना फोन उठाइए। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए या फिर ईमेल आईडी पर आप ईमेल भी कर सकते हैं। आपके सवालों के जवाब पहुंचाने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ उपस्थित हैं। बता दें, इस वक्त एक मध्य प्रदेश से कॉलर जुड़े हुए हैं, खलेश्वर प्रसाद जी। आइए जाने उनका क्या सवाल है। हेलो हेलो, नमस्कार खलेश्वर जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल। मैम, मुझे पशुपालन करना है, दुधारू गाय के बारे में भारत सरकार की योजनाएं मुझे किस प्रकार से लाभ मिल सकती है?
बिल्कुल, दुधारू गाय का पालन आपको करना है, इसके लिए सरकार की योजनाओं की जानकारी आप लेना चाहते हैं तो हम राष्ट्रीय गोकुल मिशन का जिक्र यहाँ पर कर सकते हैं। डॉक्टर बिल्कुल कर चंद्रा, क्या सकते हैं। कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप योजनाओं के बारे में अपने निकटतम पशुधन पशु अधिकारी जो हैं आपके, आप उनसे मिल सकते हैं। और साथ ही आप हमारी वेबसाइट पे dhd.nic.in पे सारी योजनाओं के बारे में बड़े विस्तार से मेंशन किया गया है। इसमें सबसे पहले अगर आप दुधारू पशुओं के बारे में कोई फार्म खोलना चाहते हैं, नस्ल गुणन फार्म, तो इसके लिए आपको eoi.nddb.coe पे जाना होगा और इसमें आवेदन करना होगा। इसके लिए आवेदन के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आप जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, लैंड डॉक्यूमेंट्स और भूमि से रिलेटेड डायमेंशंस। आपके पास बैंक लोन के लिए जिस बैंक में आप अप्लाई करना चाहते हैं वो बैंक का नाम और आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग आपने कहाँ से ली है उसके लिए आप वो कर सकते हैं, मतलब सर्टिफिकेट उसमें आपको अपलोड करना होगा। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर आप कैसे आवेदन कर सकते हैं इसके बारे में हमारे विशेषज्ञ लगातार बता रहे हैं आपको, और आपको क्या कागजात चाहिए इसके बारे में भी लगातार आपको जागरूक किया जा रहा है। आप इस मिशन से जुड़ सकते हैं और निश्चित तौर पर इस मिशन के तहत जितनी भी सुविधाएं आपके लिए उपलब्ध करवाई गई हैं, आप सभी का लाभ भी ले सकते हैं। इसके साथ बढ़ते हैं आगे। अब डॉक्टर नीतीश का रुख मैं यहाँ पर करना चाहूँगी। आपने बताया कि कई गुना तक अपने मुनाफे को बढ़ाया जा सकता है अगर हमारे जो किसान हैं, हमारे जो पशुपालक हैं, मछली पालक हैं, वो अच्छे से इसकी बारीकियों को समझ लें। कोई शुरुआत करना चाहता है तो किस तरह के कदम उठाने चाहिए, इस पर आप क्या जानकारी देंगे? मैं बताना चाहूँगा कि मत्स्य पालन के लिए बहुत सारे हमारे जो इंस्टीट्यूट है वो भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है कौशल विकास के लिए और उद्यमता के विकास के लिए समय समय पे प्रशिक्षण का आयोजन करती है, जिसे आप हमारे वेबसाइट से भी देख सकते हैं। प्रशिक्षण के जो कॉलम है वहाँ पे जाकर देख सकते हैं कि कब उसका जो कब हमारा जो प्रशिक्षण का जो है वो, और साथ देने के बाद फिर जैसे KVK हो गया, फिर मत्स्य महाविद्यालय जो बहुत सारे हैं अलग अलग राज्य में, या फिर जो मत्स्य विभाग का जो हर एक ऑफिस होता है हर एक डिस्ट्रिक्ट में एंड ब्लॉक लेवल पे भी, आप वहाँ से भी उसका बेसिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं पे आप मत्स्य पालन के लिए। और वहाँ पर आपको कुछ फूड और इस सब के बारे में भी आपका कैसे करना है इसके बारे में आप जान प्राप्त वहाँ पे। बिल्कुल, तो देखिए सबसे पहला कदम तो यही होना चाहिए कि आप प्रशिक्षण प्राप्त कर लें। प्रशिक्षण अगर प्राप्त कर लेंगे तो फिर उसके बाद आप कदम आगे बढ़ाते जाएंगे, और जब जानकारी आपके पास होंगी तो आपको सफलता भी यहाँ पर निश्चित तौर पर मिलती जाएगी। कौन सी मछली का चयन करना यहाँ पर सही रहेगा और किस तरह से तालाब बनवाना चाहिए, इसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन हमारे साथ मध्य प्रदेश सागर से विपिन जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो 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 विपिन जी, आवाज मिल रही है आपको? लगता है इनसे संपर्क नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, आप दोबारा से प्रयत्न कीजिए। जैसे ही कॉल कनेक्ट होगा हम आपके सवाल जरूर शामिल करेंगे कार्यक्रम में और जवाब आप तक पहुंचाए जाएंगे। एक बार फिर से डॉक्टर नीतीश आपका ही रुख करना चाहेंगे। प्रशिक्षण बहुत जरूरी है, लेकिन उसके पश्चात हम जगह का चयन कैसे करें, कैसे हम तालाब का निर्माण करें, मछलियां कहाँ से लाएं, कितनी होनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए, क्या कहेंगे इन सवालों के जवाब के बारे में? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जगह का किस जगह का जो आपका चयन कैसे करना है। तो मछली पालन के लिए अगर तालाब बनाते हैं तो उसके लिए हमारा जो ऐसा मिट्टी होना चाहिए जहाँ पे सीपेज का प्रॉब्लम कम होता हो। जैसे पानी किसी जगह पे आप देखिएगा कि तालाब में अगर कुछ गड्ढे में पानी आप भरेंगे तो आपको बारिश के बाद कुछ महीने के बाद उसका वो ड्राई हो जाता है। तो जनरली अगर हम उसमें सिंपल तालाब बना के तो उस तरह के मिट्टी को जगह को हम लोग अवॉइड करते हैं, उसको यूज नहीं करना है। लेकिन आजकल क्या है कि बहुत सारे टेक्निक भी आते हैं, जैसे कि हम लोग प्लास्टिक लाइनिंग, हम लोग जहाँ पे कोई उपाय नहीं है हम लोग प्लास्टिक लाइनिंग करके भी हम लोग पालन करते हैं। और जैसे आप तालाब के लिए तो उसमें जो इनिशियल शुरू करने के लिए जो मछली पालन जब शुरू करते हैं तो सबसे ईजी होता है आपका IMC इंडियन मेजर कार्प जिसको बोलते हैं, और जिसमें रोहू कटना आता है मतलब, तो उसका कल्चर ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि वहाँ पे आप रिस्क कम होती है, तो आपका प्रॉफिट होने का बहुत ज़्यादा होता है। तो कुछ
गिर जाने का ये सब का चांस कम होता है और इजी होता है पालन मत्स्य पालन से। तो इनिशियल स्टेज आप रोहू कतला और मृगाल का आप सेलेक्ट कर सकते हैं। स्पेशली रोहू और कतला को आप प्रीफर करते हैं कि फर्स्ट जो मछली किसान फर्स्ट टाइम पालन करते हैं तो रोहू कतला से करने के लिए हम फर्स्ट उसको बोलेंगे। बिल्कुल, तो इस तरह से आपको यहाँ पर शुरुआत करनी चाहिए जब आप मछली पालन करना चाह रहे हैं। जगह का चुनाव बहुत ज़रूरी हो जाता है जगह का, और साथ में ये भी मैं बताना चाहूँगा कि जगह के साथ साथ आपका आजकल बहुत सारे दूसरे जैसे जगह जहाँ कम है वहाँ पे बायोफ्लॉक बहुत नई नई तकनीक भी आ गई है जहाँ पर आड़े होती हैं, रिसर्च एक्वाकल्चर है, फिर बायोफ्लॉक सिस्टम है। आप उसको भी आप अगर आपके पास फंड है और आप करने के इच्छुक हैं और तो आप उसके भी आप कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेने के बाद आप कम जगह के भी आप बायोफ्लॉक और रिसर्च एक्वाकल्चर इस टाइप के नई तकनीक करके मत्स्य पालन। बिल्कुल, तो नई तकनीकों का समावेश भी इस क्षेत्र में किया गया है। आप उनका भी उपयोग यहाँ पर कर सकते हैं और इस व्यवसाय को अपनाकर अच्छा मुनाफा अर्जित कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और एक सवाल मेरे पास आ गया है डॉक्टर चंद्रा, ये आपके लिए है। संजीव झा जी ने भेजा है शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से। इन्होंने पूछा है कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FPO के लिए कौन सी स्कीम्स हैं पशुपालन के लिए। इसमें मैं बताना चाहूँगी कि FPOs के लिए लगभग सारी ही स्कीमें हैं, जैसे कि ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म फॉर कैटल एंड बफलोज एंड ये फॉर स्मॉल रूमिनेंट्स यानी कि भेड़ बकरियों की उद्यमिता विकास के लिए भी FPOs अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ सुअर पालन उद्यमिता विकास के लिए भी FPOs अप्लाई कर सकते हैं। चारा विकास योजना है इनके लिए, और मुर्गी पालन भी FPOs अप्लाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए अगर FPO के तहत हम बात करते हैं तो तमाम तरह की योजनाओं को उसमें शामिल किया गया है और अगर FPO से आप जुड़ जाते हैं तो ये न सभी योजनाओं का लाभ सीधे तौर पर आपको मिल सकता है। इधर उधर कहीं भटकने की भी ज़रूरत नहीं, आपको एक ही जगह पर जाकर सारी जो योजनाएं हैं उनकी जानकारियाँ भी मिल जाएगी और पूर्ण सहायता भी मिलेगी, सहयोग भी मिलेगा कि किस तरह से आप इनका लाभ ले सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और एक और सवाल अभी अभी मेरे पास आया है। इन्होंने पूछा है कि मैं ईश्वर सिंह यादव हूं, हिसार हरियाणा से। साहिवाल गाय में भ्रूण प्रत्यारोपण करवाना चाहता हूं, क्या सरकार की तरफ से कोई योजना है इसके लिए? अगर नहीं है तो प्राइवेट में कितना खर्च आएगा? डॉक्टर चंद्रा क्या कहना चाहेंगी? भ्रूण प्रत्यारोपण के लिए भी कोई योजना यहाँ पर है? हाँ जी बिल्कुल, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत भ्रूण प्रत्यारोपण के लिए भी योजनाएं हमारे पास उपलब्ध हैं, जिसकी जानकारी के लिए आप अपने निकटतम पशु चिकित्सालय अधिकारी के पास जा सकते हैं। इसमें अच्छी नस्ल के जो भ्रूण हैं वो आप अपने पशुओं में स्थापित करवा सकते हैं ताकि आपको अच्छी नस्ल की गाय का मिल पाए। जी, तो नज़दीकी जो भी पशु चिकित्सा अधिकारी है आप जल्द से उनका रुख कीजिए, उनसे आप राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत किस तरह से इस भ्रूण प्रत्यारोपण का लाभ ले सकते हैं, आप किस तरह से करवा सकते हैं, पूरी प्रक्रिया की जो जानकारी है आप अपने क्षेत्र में ले सकते हैं और आप इसका सीधे तौर पर लाभ भी ले सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और एक बार फिर से मैं डॉक्टर नीतीश का यहाँ पर रुख करना चाहूँगी। अब डॉक्टर नीतीश, मछली पालन के बारे में आप अहम जानकारियाँ दे रहे हैं कि नई नई तकनीकों का समावेश किया गया है जिसका उपयोग किया जा सकता है, हमारे जो युवा हैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। शुरुआत तो कर देते हैं लेकिन जब बारी आती है प्रबंधन करने की तो कहीं ना कहीं चूक हो जाती है, तो प्रबंधन किस तरह से कर सकते हैं जिससे नुकसान ना हो? मत्स्य पालन में हमारा सबसे इम्पोर्टेंट होता है, हमारा सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारा प्रॉफिट कैसे हम लोग ज्यादा करेंगे। उसके लिए आपको पहला की सीड, अच्छा सीड चाहिए। जो भी आप कुछ भी प्रजाति की मछली यूज कर रहे हैं तो उसकी अच्छा सीड यूज कीजिए। अच्छे सीड के लिए, सीड मतलब उसका जो बीज होती है, अच्छे बीज का चयन कीजिए। वो आपको या तो कोई प्रमाणिक कोई जो जैसे कि आपका डिपार्टमेंट हो गया या फिर NFDB हो गया या फिर आपका संस्थान भी जो अच्छी क्वालिटी की सीड प्रोवाइड करती है, या कोई जो प्राइवेट में भी है तो जो प्रमाणित है या जो अच्छे सप्लाई करती है सीड, आप उनसे थोड़ा सा सीड लें। और दूसरी सीड अच्छी होने के बाद सेकंड चीज होता है कि हमारा फीडिंग, क्योंकि हम लोग जो मत्स्य पालन में अगर देखिएगा तो 60% वो 60% जो होता है हम लोग का जो खर्च आती है मत्स्य पालन में वो हमारे फीड पे आती है, उसको आहार जो हम लोग देते हैं उस पे आता है।
तो हम लोग का प्रॉपर आहार भी सही होना चाहिए और उसका मैनेजमेंट, आहार का मैनेजमेंट भी अच्छा होना चाहिए कि हम लोग का वेस्ट, ऐसा आहार यूज करना चाहिए उसका वेस्टेज कम हो और मछली उसको अच्छा से सेव करे और बैलेंस आहार होना चाहिए इसी करके। तो आजकल मार्केट में भी बहुत सारे आहार उस टाइप के उपलब्ध हैं, बट उसमें अलग अलग स्पीसीज का अलग अलग जो हमारी प्रजाति की मछलियां हैं उसका रिक्वायरमेंट प्रोटीन जो होता है उसका डिफरेंट होता है। तो हमारा जो मछली के हिसाब से किस टाइप की मछली है उसके हिसाब से हमको ऊपर आहार का सिलेक्शन होना चाहिए, सिलेक्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल छोटी मछली है इसके लिए हमारा अलग साइज का फीड आता है, बड़ी के लिए अलग साइज का आता है, सिर्फ एग्जाम्पल बताएं। तो हमको आहार सीड के साथ आहार और आहार के बाद फिर हमारा जो मैनेजमेंट होता है कि हमको कैसे फीडिंग कराना चाहिए, फिर जाड़े के मौसम में मछली में जाके प्रॉब्लम आती है, आपको कैसे रख रखाव करनी है मछली को, सब पे थोड़ा ध्यान देने। बिल्कुल, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम आहार पर ध्यान दें। आहार अगर अच्छा देंगे तो मछलियों का जो विकास है वो काफ़ी अच्छा होगा। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इन प्रबंधन की ओर हम अपना ध्यान जो है वो अग्रसर करें, और अगर हम ये सभी तरीक़ों को अपनाते हैं, सही प्रबंधन कार्यों को करते हैं, तो निश्चित तौर पर अपने मुनाफे को कई गुना तक बढ़ा भी सकते हैं। तो देखिए, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि मछली पालन में आप किस तरह से फ़ायदा ले सकते हैं और सरकार की जो योजनाएं हैं उनसे किस तरह से जुड़ा जा सकता है, और भी इससे संबंधित जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। जब बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो, ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचानें और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी, मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800-113060 या 1800-113061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं पशुपालन में भारत सरकार की योजनाओं के बारे में और मछली पालन के बारे में। कोई सवाल है आपके पास तो आप अपने फ़ोन के माध्यम से या तो हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं, और सवालों के जवाब आप तक पहुँचाएंगे हमारे विशेषज्ञ। इस वक्त पंजाब के गुरदासपुर से शिवानी जी फोन लाइन पर जुड़ी हुई है हमारे साथ। आइए जानिए उनका क्या सवाल है। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए। जी हाँ, एक्चुअली मैम हम गौशाला खोलना चाहते हैं जी, तो सरकार की तरफ से योजना सब्सिडी क्या मिलती है वो जानना चाहते हैं। बिल्कुल, तो गौशाला का ये शुरुआत करना चाहते हैं, क्या कर सकती हैं, कौन सी योजना, किस तरह से आर्थिक सहायता मिलेगी डॉक्टर चंद्रा? शिवानी जी, मैं इसमें बताना चाहूँगी, सरकार की तरफ से नस्ल गुणन फार्म के लिए योजना चलाई जा रही है। 200 गायों या भैंसों की क्षमता वाले फार्म को खोलने के लिए इसमें आपको खोलने के लिए सरकार 2 करोड़ रुपए का कैपिटल सब्सिडी का प्रावधान रख रही है, और बाकी का 2 करोड़ रुपए आपको खुद अरेंज करना होगा बैंक लोन के थ्रू। इसमें आपको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले eoi.nddb.coop पोर्टल पे जाना पड़ेगा, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, और जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं उसमें आपकी डिटेल्स, आपकी भूमि आपके पास कितनी है, आपकी भूमि के सारे कागजात होने चाहिए, आपके नाम पे होने चाहिए आपकी भूमि, या लीज पे अगर आपने भूमि ले रखी है तो उसके भी कागजात होने चाहिए। साथ ही आपकी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होनी चाहिए, आपने प्रशिक्षण कहाँ से लिया है। अगर आप नस्ल गुणन फार्म का खोलना चाहते हैं, ये फार्म खोलना चाह रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट होने चाहिए। साथ ही आपके KYC के डॉक्यूमेंट्स, जिसमें कि आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि
उसमें अपलोड होंगे। बिल्कुल, तो देखिए अगर आपको गौशाला खोलनी है तो आप इस प्रक्रिया को अपना सकते हैं। पोर्टल पे जाकर के आप सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं वो आप अपलोड कर सकते हैं, आवेदन भर सकते हैं, सरकार की तरफ से आपको मदद दी जाएगी। क्या पोर्टल के माध्यम से ही यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है या फिर किसी नज़दीकी CSC सेंटर वगैरह जो होते हैं वहाँ पर भी रुख कर सकते हैं, वहाँ से भी इन्हें सहायता मिल सकती है? नहीं, अभी तो फिलहाल पोर्टल के थ्रू ही है, पूरा ट्रांसपेरेंट है ये। पोर्टल के थ्रू ही ये अपने कागजात अपलोड करेंगे, इनके कागज़ों का फिर एग्जामिनेशन होगा और फिर आगे अगर ये सारे फुलफिल करते हैं सारे रिक्वायरमेंट्स तो इनको फिर लोन सैंक्शन किया जाएगा। पर मैं साथ ही ये बता दूं, ये ब्रीड नस्ल गुणन फार्म के लिए ये योजना है जी। अगर फार्म आप खोलना चाहते हैं, इसमें अच्छी नस्ल की बछिया या बछड़ियाँ प्रोड्यूस की जाएंगी। जी बिल्कुल। साथ ही मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे आप लगातार यहाँ पर हमारे दर्शकों को बता रहे हैं कि पोर्टल पे जा कर के आप अपलोड कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, जिसके चलते पारदर्शिता भी यहाँ पर रखी गई है। क्या समय समय पर उनका जो आवेदन है किस स्टेज पर पहुँच गया है, इसकी जानकारी भी उस पोर्टल के माध्यम से उन्हें मिल सकती है ताकि वो घर बैठे बैठे ही जान सके कि अभी कहाँ पर तक पहुँचा है उनका आवेदन? जी हाँ, ये सारी सूचना उस पोर्टल पर उपलब्ध है। जब ये अपना एनरोल होंगे उस पोर्टल पे तो ये अपना देख सकते हैं कि उनका आवेदन कहाँ पे है इस वक्त। जी बिल्कुल। और अगर उसमें किसी भी तरह की कोई त्रुटि आती है या फिर कोई डॉक्यूमेंट कम है, क्या किसी की ज़रूरत है, तो उसके लिए भी सूचना यहाँ पर दी जाती है? क्या दोबारा से उसको पूरी प्रक्रिया को अपनाना होगा या फिर जो ज़रूरत है उसी के हिसाब से उसे ठीक किया जा सकता है? जी हाँ, इसमें मतलब उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि आपकी ये इसमें त्रुटि है या इसमें कमी रह गई है, उस पोर्टल के माध्यम से एप्लीकेंट को सूचित किया जाता है। बिल्कुल। और एक सवाल इसके संदर्भ में मैं और आपसे जानना चाहूँगी, जैसे आपने कहा कि यहाँ पर पूरी जांच प्रक्रिया को अपनाया जाता है, उसके पश्चात ही जो सब्सिडी है वो मुहैया करवाई जाती है। कितना समय लग जाता है, क्योंकि ये जानना भी बहुत ज़रूरी है ना कि अगर मैं अभी आवेदन दे रही हूँ तो कब तक मुझे ये सुविधा जो है उपलब्ध हो जाएगी? ये डिपेंड करता है कि अगर आवेदन करते समय सारे उनके कागजात सही हैं तो ये 1 महीने में भी हो सकता है, और अगर उसमें कुछ त्रुटि रहेगी, कमी रहेगी तो फिर तो टाइम लग जाएगा। टाइम लगता है फिर दोबारा अप्लाई करने में। पहली बार में ही अगर सही तरीके से जितनी भी जानकारियां पूछी गई हैं अगर आप उसमें भर देते हैं, सभी चीज़ें उपलब्ध करवा देते हैं, तो जल्द से जल्द आपकी जो ये आवेदन है उसे स्वीकृति मिल जाएगी और उसके पश्चात ही आपको यहाँ पर आर्थिक सहायता भी मुहैया करवाई जा सकेगी, जिसके पश्चात आप बेझिझक अपने व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश के गोंडा से हमारे साथ विकास जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल। मैम मेरे पास 88 गोट्स हैं जी। तो मैंने 2019 में 30 बकरी से स्टार्ट करा था जी। अभी हमारे पास मैम शेड नहीं है, तो उसके लिए MNL के तहत कैसे लोन मिल सकता है, कहाँ पे जाकर के हम अप्लाई कर सकते हैं? जी, क्या कहेंगे आप? और मैम हाँ, एक चीज और है कि जो आपका दूसरा नंबर है उस पर कोई फोन ही नहीं उठाता। देखिए, कोशिश तो हमारी यही रहती है कि दोनों ही नंबर पर जितने भी कॉलर्स हमारे कॉल करते हैं हम सभी का जवाब दे पाएँ। अगर ऐसी कोई समस्या आपके समक्ष आई है तो उसके लिए हम यहाँ पर माफ़ी मांगना चाहेंगे, पर लगातार हम प्रयास यही करते हैं कि जितने भी कॉल्स हमारे पास आते हैं सभी को हम अटेंड करें, शामिल करें कार्यक्रम में और सवालों के जवाब हमारे दर्शकों तक पहुँचाए जा सके। अगर ऐसी कोई समस्या आ भी रही है तो उसे निश्चित तौर पर हम चेक भी ज़रूर करवाएंगे। बहरहाल हम आपके सवाल का जवाब यहाँ पर देते हैं कि किस तरह से आर्थिक सहायता मिल सकती है भेड़ के लिए। भेड़ के लिए आर्थिक सहायता आपको NLM योजना के अंतर्गत मिल सकती है, नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन, जिसमें कि आपको पोर्टल है जिसमें NLM.udyamimitra.in पोर्टल का नाम है। इसमें आपको आवेदन करना होगा अपने ज़रूरी कागजातों के साथ। आपने अगर ट्रेनिंग ली है कि नहीं, बकरी पालन अगर आप करना चाहते हैं या भेड़ पालन करना चाहते हैं तो इस संबंध में आपको ट्रेनिंग का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। साथ ही आपके पास भूमि होनी चाहिए, आपकी अपनी खुद की भूमि होनी चाहिए या लीज पे हो, उसके कागजात होने चाहिए। साथ ही आपके KYC के डॉक्यूमेंट्स जिसमें कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपके एड्रेस प्रूफ और आपका बैंक लोन जिसमें कि आपका लोन जाएगा वो बैंक के डिटेल्स होनी चाहिए, तभी आप इस
योजना का लाभ उठा सकते हैं। बिल्कुल, तो आप किस तरह से योजना का लाभ ले सकते हैं हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। अब मैं यहाँ पर डॉक्टर नीतीश का रुख करना चाहूँगी। लगातार हम यहाँ पर पशुपालन क्षेत्र में शुरू की गई योजनाओं के बारे में बात कर रहे हैं। मछली पालन के लिए भी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसके बारे में क्या कहेंगे? इससे जुड़कर किस तरह से मछली पालन व्यवसाय में और भी ज़्यादा उन्नति की जा सकती है? हमारे क्या दर्शकों को क्या कहेंगे आप? मैं बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें केंद्र सरकार ने बहुत सारे जो फंड दिए हैं और इसमें मेनली स्टेट डिपार्टमेंट का जो हमारा मत्स्य विभाग होता है उसके थ्रू बहुत सारे हमारे जो योजनाएं उसके अंदर चलती है। इसमें सब्सिडी भी प्रोवाइड की जाती है और नई जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका बायोफ्लॉक के लिए या फिर हमारा एक्वाकल्चर के लिए इस टाइप का जो हमारा जो बहुत सारे नवीन तरह के जो हमारे जो तकनीक है उससे मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे सब्सिडी प्रोवाइड करती है जो हमारा गवर्नमेंट। और मेनली जो हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट होती है हर एक स्टेट में वहाँ से आप इसके लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको इसके थ्रू आप कुछ सब्सिडी लेना चाहते हैं तो आप वहाँ से आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके और आप वहाँ से जो सब्सिडी या जो अनुदान मिलती है और के ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है उसके थ्रू। बिल्कुल, तो सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना है, इससे भी जुड़कर आप काफ़ी लाभ ले सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं जम्मू कश्मीर से, प्रेम कुमार जी। आइए जान लें उनका क्या सवाल है। हेलो हेलो जी जनाब। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल। जी जनाब। सवाल क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी जमीन है अखनूर में, डिस्ट्रिक्ट जम्मू, तो आप डिस्ट्रिक्ट अखनूर, तहसील कोट जी। ये वहाँ पर मेरी जमीन है, वहाँ पर मेरे तालाब था जी। ये वो तालाब में मछली पालने का कर। आपका तालाब था तो उसमें आप मछली पालन कर रहे थे? नहीं बिल्कुल नहीं कर रहे थे, ऐसे ही तालाब था, अब बंद पड़ा। आप करना चाहते हैं? जी। आप शुरुआत करना चाहते हैं? जी। बिल्कुल। डॉक्टर नीतीश, जम्मू से बात कर रहे हैं हमारे कॉलर। अखनूर क्षेत्र में इनका तालाब है जिसमें ये मछली पालन करना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं? तालाब अगर पहले से बनी हुई है तो उसका पहले थोड़ा सा उसका क्या वाटर क्वालिटी क्या है, उसका जो जल का क्या, उसका जो इस टाइप का पानी है उसको थोड़ा चेक करके फिर और उसका डेप्थ कितना है ये सब जानकारी चाहिए होता है उसको स्टार्ट करने के लिए। तो उनको कुछ अगर हम ऐसे कुछ सलाह देंगे तो पहले वो जानना जरूरी होता है कि तालाब का क्या शेप है, उसमें कितना पानी है, पानी का क्या उसमें क्वालिटी है। तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि अगर उनको पास में अगर डिपार्टमेंट का कोई ऑफिस है तो वहाँ पे जाके थोड़ा सा कॉन्टेक्ट करें, वो जो थोड़ा सा देख के थोड़ा सा वहाँ पे जो ग्राउंड कंडीशन क्या है उसके हिसाब से उनको थोड़ा सा अच्छा से सलाह दे पाएंगे। और अगर कुछ टेक्निकल सपोर्ट चाहिए तो क्या उनको सिर्फ शुरू करना है तो पहले उनका देखना पड़ेगा तालाब क्या इस टाइप का है, उसके हिसाब से हमको उसको क्या लाइमिंग देना है या वाटर को चेंज करना है, उसमें पहले से कोई वीड है या पहले से कोई मछली है तो उसको पहले रिमूव करना होता है। अगर प्रेडेटरी जो शिकारी टाइप की मछली होती है तो उसको पहले उसको हटा के फिर हम लोग उसमें कितना पानी की गुणवत्ता को पहले इम्प्रूव करके उसके बाद फिर हम लोग उसमें कि कौन सी मछली पालन अच्छा रहेगा उसको लोग सलाह देते हैं। तो ये सब जानकारियां हासिल करने के लिए ये कहाँ रुख कर सकते हैं अपने नजदीक? मैं बताऊंगा कि हर एक स्टेट का जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक मत्स्य विभाग का स्टेट डिपार्टमेंट का एक मत्स्य विभाग का ऑफिस होती है, तो वहाँ पे आप जाके कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपके पास तालाब है उसमें क्या उसका क्वालिटी है या किस टाइप से हम लोग वहाँ पे क्या कौन सा मछली का पालन कर सकते हैं या उसको क्या करेक्शन का हम लोग का जरूरत है, वो आपको प्रॉपर गाइडेंस दे पाएंगे वहाँ से। जी बिल्कुल। तो देखिए आप यहाँ पर अपने क्षेत्र के जो मत्स्य विभाग है उसका जो दफ्तर है वहाँ पर जाकर के आप एक बार संपर्क कर सकते हैं और जानकारियाँ तमाम जो है हासिल कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और आगरा उत्तर प्रदेश से चंद्रवीर जी का व्हाट्सएप आ गया है हमारे पास। इन्होंने पूछा है कि मैं एक किसान हूँ, मैं पशुपालन करना चाहता हूँ, मुझे सरकार की ओर से कितना लोन मिल सकता है? मैं इसमें बताना चाहूँगी सरकार की तरफ से विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं लोन देने के लिए किसानों को। सबसे पहले आरजीएम के अंतर्गत
राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत नस्ल गुणन फार्म खोलने के लिए आपको 200 गायों के नस्ल गुणन फार्म को खोलने के लिए आपको 2 करोड़ रुपए की कैपिटल सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है, जिसमें कि आपको पशुओं को खरीद पे, उनके शेड बनाने पे, उनके मशीनों पे जो कि कृषि उपकरण मशीनें हैं उनके लिए आप कैपिटल सब्सिडी का प्रावधान है। और 2 करोड़ रुपए की जो बाकी की राशि है उसको आपको लोन लेना पड़ेगा। और इसमें आपको अप्लाई करने के लिए eoi.nddb.coe पे जाना पड़ेगा, जिसमें कि सारी डिटेल्स हैं। आप उसमें जाएंगे, ये एक यूज़र फ्रेंडली पोर्टल है जिसमें आपको सारी जानकारी मिलेगी कैसे आप आवेदन कर सकते हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स जैसे कि लैंड डॉक्यूमेंट्स, आपकी भूमि से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, निजी भूमि होनी चाहिए, लीज या फिर लीज पे होनी चाहिए, और आपके KYC की डिटेल्स, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट इस संबंध में, और साथ ही आप बैंक का डिटेल देना होगा आपको, जिसमें कि आप बैंक का लोन लेना चाहते हैं। इसी तरीके से और भी योजनाएं हैं, जैसे कि भेड़ बकरी पालन उद्यमिता विकास योजना, जिसमें कि आपको 50 लाख तक की 50% तक की सब्सिडी का प्रावधान है। साथ ही 50 लाख तक की इसमें सब्सिडी दी जाएगी आपको। इसमें यूनिट्स विभिन्न तरीके के यूनिट्स हैं। 500 जैसे मादा बकरियां होंगी, 25 नर बकरे होंगे से तक की यूनिट्स के लिए आपको लोन का प्रावधान है। साथ ही सुअर पालन के लिए इसमें भी 50% कैपिटल सब्सिडी में की लोन का प्रावधान है। मुर्गी पालन के लिए आपको 25 लाख तक का लोन देने का प्रावधान है। साथ ही चारा विकास योजना के लिए अगर आप कोई यूनिट लगाना चाहते हैं, बेलर मशीन का यूनिट लगाना चाहते हैं, या फिर साइलेज कटिंग मशीन, चाफ कटर का प्रोडक्शन यूनिट लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आपको लोन का प्रावधान मिल सकता है नेशनल लाइवस्टॉक मिशन योजना के अंतर्गत। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर सुविधाएं बहुत सारी हैं, बस जागरूकता की कमी हो जाती है, जिसके चलते हमारे किसान या पशुपालक आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन आज के हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से लगातार हम जागरूकता सभी के समक्ष लाने की कोशिश कर रहे हैं, और इतनी अहम जानकारियाँ हमारे विशेषज्ञ लगातार आप तक पहुँचा रहे हैं। डॉक्टर नीतीश मत्स्य पालन के संदर्भ में आप तक पहुँचा रहे हैं। इस सिलसिले को हम आगे जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, अब जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पशुपालन में भारत सरकार की योजनाओं के बारे में और मछली पालन के बारे में। कोई सवाल है आपके पास, जल्दी से अपना फोन उठाइए, आप हम तक पहुंचा सकते हैं अपने सवाल। अब समय काफी कम रह गया है। आदित्य जी फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे साथ उत्तर प्रदेश पे, आइए जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। मैं आप टीवी पर ध्यान मत दीजिए, उसकी आवाज़ कम करके फ़ोन पे हमसे बात कीजिए, क्योंकि आपकी जो आवाज़ है वो स्पष्ट तौर पर हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आप अपना सवाल दोहराइए। जी, हम एनएलएम योजना में मैं फार्म भरा हूँ। जी, एनएलएम योजना में। बिल्कुल, फिर उसमें जो है हो गया था आगे मिलने के बाद रिटर्न हुआ, वो रिटर्न हो गया है। आपने जो आवेदन दिया था वो रिटर्न हो गया है, अभी तक उस पर काम नहीं हुआ है।
जी रिटर्न हुआ है। जी, कितना समय हो गया है? अभी रिटर्न हुए, मैंने एक बार आया था, सारा कागजात फिर से भेजा था, तो फिर एक हफ्ता 7-8 दिन रिटर्न हो गया है। तो बोल रहा हूँ फॉरगेट ले लिया, कैसा कुछ इंग्लिश में। तो जैसे ये कह रहे हैं कि इनका जो आवेदन है, एप्लीकेशन है, वो रिजेक्ट हो गया है, रिटर्न हो गया है, तो क्या कारण हो सकते हैं अगर इस तरह की कोई समस्या आ रही है, और क्या किया जाए? आदित्य जी, मैं बताना चाहूँगी, अगर आपका एप्लीकेशन रिटर्न हो गया है तो इस मतलब कोई कमी रह गई होगी तभी वो रिटर्न हुआ है, और आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, या तो आने वाला होगा कि क्यों रिटर्न हुआ है, आपकी ईमेल पे आ जाएगा, या फिर आप क्वेरी भी कर सकते हैं। उसमें एक ईमेल एड्रेस होगा पोर्टल में जहाँ से अपना अप्लाई किया था आपने, कि क्यों ये आपका रिटर्न हो गया है, आप आने वाला होगा आपके पास नोटिफिकेशन। बिल्कुल, और जो भी नोटिफिकेशन आता है, जो भी सूचना आती है, आप उसके अनुसार उसे ठीक करवाइए, और जो भी मांग की जा रही है, आप दस्तावेज़ की कमी है या कुछ जानकारी की कमी है, उसे पूर्ण करके आप पुनः आवेदन कर सकते हैं, उस पर कार्य ज़रूर किया जाएगा। बिल्कुल, इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर नीतीश का मैं अब रुख करना चाहूँगी, हमारे सभी दर्शकों को आप क्या बताना चाहेंगे? जैसे सर्दी का मौसम चल रहा है, ऐसे में किस तरह की सावधानियाँ बरत सकते हैं हमारे जो मछली पालक हैं, जो पहले से ही मछली पालन कर रहे हैं? मैडम, मैं बताना चाहूँगा अपने किसानों को कि ठंड के मौसम में मछली में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, स्पेशली जहाँ पे टेम्परेचर आपका 10 डिग्री से टेम्परेचर 10-12 डिग्री से नीचे चली जाती है टेम्परेचर। जैसे 2-3 महीने के लिए आपका दिसंबर जनवरी के जो महीने होती है उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि एक देखिएगा तो मछली क्या होती है, हमारा कोल्ड ब्लडेड एनिमल होता है, उसका जो बॉडी का तापमान भी होता है जो हमारा पानी के तापमान के साथ कम हो जाता है, तो उस केस में वो खाना लेना कम कर देता है। तो हमको क्या करना है कि, और उनका जो एक्टिविटी है कम हो जाती है, तो उस केस में क्या करना है हमको, ठंडे के दिन में हमको उसका खाना भी, हमको आहार जो हम लोग डालते हैं उसके कोन में, उसके क्वांटिटी को कम करना है। हमको देखना है कि मछली कितना खाता है, उसके हिसाब से हम लोग को आहार को मैनेजमेंट करना है, वहाँ पे हमारा प्रबंधन करना है वहाँ। दूसरा है कि हमको बीच बीच में देखते रहना है कि हमारा कोई पानी का प्रॉब्लम, उसमें वाटर का जो गुणवत्ता है वो तो सही है कि नहीं, और अगर सब कुछ सही है और फिर भी हमारा अगर कुछ मछली जा रहा है तो उसमें हम प्रॉपर बीच बीच में टाइमिंग चुना होता है। तो एक चुने का बीच बीच में हम लोग छिड़काव करते हैं कि वहाँ का एक जो कंडीशन है कॉन्जीनियल बना रहे, वहाँ पे कोई डिजीज जल्दी नहीं आए। वहाँ अगर कोई डिजीज आता है तो उसके लिए तो उसमें प्रॉपर आप कोई एक्सपर्ट का सलाह ले सकते हैं। और मैं साथ में एक और बताना चाहूँगा कि हमारा एक जो मछली पालन कर रहे हैं, शुरू किए हैं, या जिनको प्रॉब्लम आती है, हमारा मत्स्य एप्लीकेशन भी हम लोग का एक फाइल आपका स्टोर में मिल जाएगा। वहाँ पे हम लोग का बहुत सारा ट्रेनिंग है, उसका ऑनलाइन आपका जो वीडियो बहुत सारे मौजूद है, उसको देख के भी आप बहुत सारी बेसिक जानकारी है आप से देख सकते हैं वहाँ पर। बिल्कुल, तो ये कुछ सावधानियां हैं जो सर्दी के मौसम में बरत सकते हैं हमारे मछली पालक, और किसी भी तरह के नुकसान से आप बच भी सकते हैं। तो बिल्कुल इतनी सावधानियां आप बरतेंगे तो निश्चित तौर पर, जैसे हमारे विशेषज्ञ ने शुरुआत में ही कहा था कि अपने मुनाफे को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं, आप निश्चित तौर पर ये संभव कर भी सकते हैं। तो इसी के साथ डॉक्टर नीतीश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आपने इतनी अहम जानकारी हमें सभी दर्शकों के साथ साझा की हैं, सभी को जागरूक किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब रुक करेंगे डॉक्टर चंद्रा का अंतिम टिप्पणी आपसे लेना चाहेंगे, संदेश लेना चाहेंगे, हम कहेंगे हमारे दर्शकों के लिए कि योजनाओं से जुड़कर लाभ ले, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान भाई बहन हैं या पशुपालक हैं उनको क्या कहना चाहेंगी? मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगी कि किसानों को अपने निकटतम पशु चिकित्सालय में जाके नई नई योजनाओं के बारे में ज़रूर जानकारी लेनी चाहिए। साथ ही राज्य में पशुपालन विभाग जो हैं वहाँ पे भी जाके हमारी जो नई योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। और जैसे कि AI करवाते हैं, कृत्रिम गर्भाधान करा रहे हैं पशुपालक, तो अच्छी नस्ल की स्ट्रॉज, सीमन स्ट्रॉज लेके अपने दुधारू पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान कराएं, ताकि वो एक अच्छे उनमें से अच्छे बच्चे पैदा हो पाए, ताकि वो आगे जाके बेहतर दूध का उत्पादन कर पाए, साथ ही आपको लाभ हो पाए, किसानों की आय बढ़ पाए। जी।
बिल्कुल, हमारे किसानों को लाभ मिल सके, किसानों का विकास हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा आय में बढ़ोतरी हो सके, इसी उद्देश्य के साथ योजनाओं की शुरुआत की जाती है। अब आप जुड़िए इनसे, इन्हें सफल ज़रूर बनाइए। और इतनी जागरूकता इन सभी योजनाओं के संदर्भ में सभी तक पहुंचाने के लिए डॉक्टर चंद्रा आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हुई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में आपने जाना हमारी भारत सरकार की पशुपालन से संबंधित योजनाओं के बारे में और मछली पालन से जुड़कर आप कैसे विकास कर सकते हैं इसके बारे में। आज के हमारे इस कार्यक्रम में तो इन दोनों विषयों पर बात हो गई। अब अगले कार्यक्रम में क्या विषय हम आपके लिए लेकर आएंगे, आइए सबसे पहले आपको बता देते हैं कार्यक्रम के विषय क्या रहेंगे। हम बात करेंगे रबी दलहनी फसलों की देखभाल के बारे में और इसी के साथ साथ चर्चा करेंगे प्राकृतिक खेती के संदर्भ में। दोनों ही अहम विषय हैं। अगर आपके पास कोई भी सवाल है आप पहले हम तक पहुंचा सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी हमारी hellokisan2015@gmail.com। इस पर आप ईमेल के माध्यम से पहले ही अपने सवाल पहुंचा दीजिए, या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी हैं हमारे, फेसबुक के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम के जरिए भी जुड़ सकते हैं। और डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर भी है हमारा, जी हाँ, 1800-113-060, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक आप कॉल करके अपने सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जिन्हें हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। और साथ ही आपको एक विशेष जानकारी और दे दें, दोबारा आपको देखना है हमारा ये कार्यक्रम तो आप टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर, आप पुनः हमारा ये एपिसोड देख सकते हैं, तमाम जानकारियां पुनः हासिल कर सकते हैं। तो इसी वादे के साथ कि अगले सप्ताह क्यों कहें, अगले कार्यक्रम में आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।